है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, टेस्ट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। प्रोडक्ट कैसा रहेगा फ्यूचर में, वो कौन से फेज़ में है, अपनी लाइफ साइकिल फेज़ में है, वो मैच्योरिटी फेज़ में है, डिक्लाइन फेज़ में है या ग्रोथ फेज़ में। अब एक क्वेश्चन जो है, क्या हमें डिक्लाइन फेज़ में अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए कैपेसिटी एडिशन करनी चाहिए? विल यू कंसिडर एडिंग कैपेसिटी फॉर ए प्रोडक्ट इन ग्रोथ फेज़? अब ग्रोथ फेज़ में क्या होता है, एक बार मैं दोबारा से लाइफ साइकिल बता देता हूँ आपको। लाइफ साइकिल होती है प्रोडक्ट की, सबसे पहले होती है इनिशिएशन स्टेज, जिसके अंदर प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाता है। उस टाइम पे प्रोडक्ट बहुत नया होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए स्विंग मशीन बनाई होगी, तो स्विंग मशीन जब पहले पहले मार्केट में आई होगी तो कुछ लोगों के कि नहीं ये चोट लग जाएगी, ये इतने अच्छे कपड़े नहीं सिलती है, इसकी मजबूती इतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ लोग इसके अडप्टर्स नहीं रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर अडप्टर्स आए होंगे, कुछ लोगों ने उसे अडप्ट किया होगा, फिर उसकी ग्रोथ हुई। ग्रोथ फेज़ में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स जो होते हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। जैसे टीवी है, जब नया नया टीवी आया था तो केवल एक टीवी था, कलर टीवी या ब्लैक एंड वाइट टीवी। उसके बाद उसमें चैनल्स आ गए, फिर रिमोट आ गया। चैनल रिमोट के साथ फिर लोग उस ज़माने में बोला करते थे हमारे पास शार्प का टीवी है, हमारे पास पैनासोनिक का टीवी है, इसके अंदर कंट्रास्ट चेंज हो जाता है, मेरे वाले टीवी के अंदर 26 चैनल हैं, कोई बोलता था मेरे वाले टीवी के अंदर 50 चैनल हैं। तो एक वो कंसेप्ट उस टाइम पर आया। तो वो ग्रोथ फेज़ के अंदर प्रोडक्ट के अंदर नए नए इनोवेशंस होते हैं। जब मैच्योरिटी फेज़ आ जाती है तो एवरीथिंग बिकम्स ए टोस्टर, एकदम फ्लैट, कुछ भी नहीं है। अब केवल प्राइस पर जो है हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पर हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं। फिर डिक्लाइन फेज़ आता है, उस चीज़ का कोई सब्सटीट्यूट आ जाता है। ब्लैक एंड वाइट टीवी का कलर टीवी सब्सटीट्यूट आ गया, कलर टीवी आ गए बहुत सारे। उसके बाद सीआरटी टीवी थे, वो सारे के सारे एलसीडी टीवी ने रिप्लेस कर दिया, एलसीडी वालों को एलईडी वालों ने रिप्लेस कर दिया। तो वो फिर एक डिक्लाइन फेज़ आ गया है, वो प्रोडक्ट जो है वो चेंज होता चला। ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। तो आपका प्रोडक्ट कौन सी लाइफ साइकिल में है, उस हिसाब से भी आप कैपेसिटी एडिशन करना चाहेंगे। अगर ग्रोथ फेज़ में है तो बार बार जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इनोवेशंस होगा, तो आप जो है उसका कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं कर सकते। असेंबली लाइन टाइप प्रोडक्शन आप उसका नहीं कर सकते। असेंबली लाइन टाइप प्रोडक्शन आपका मैच्योरिटी फेज़ का हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए आपको उसको फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन यानी कि बैच प्रोडक्शन में ही डालना पड़ेगा। कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं? प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसा होता है, आप कहीं से भी कैसे भी ले लीजिए वो प्रोडक्ट एक जैसा ही। एक होता है नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट, जहाँ पर मल्टीपल आउटपुट निकलते हैं। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है, दो ग्रेड के सीमेंट निकलते हैं। जहाँ तक मेरे को याद है तो एक 52 ग्रेड का होता है, एक 48 ग्रेड का होता है, एक आरसीसी डालने के लिए होता है, एक चुनाई करने के लिए होता है। दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। तो वो वहाँ पर दो प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? होमोजीनियस प्रोडक्ट के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं यूनिट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ टाइम। कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस करी किसी गिवन टाइम। अगर पावर प्लांट का देखें तो पावर प्लांट में हम मेजर करेंगे इतना मेगावाट पर आवर। शुगर इंडस्ट्री में जैसे कि टन्स पर डे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या देता है आपको? इंश्योरेंस पॉलिसी देता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी तो एक ही प्रोडक्ट दे रहा है ना, वो तो सिंगल प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ इंश्योरेंस सर्व्ड पर ईयर, दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द वे वी कैन मेजर द कैपेसिटी। लेकिन नॉन होमोजीनियस जहाँ पर होते हैं, मल्टीपल आउटपुट होता है, वहाँ पर मेजर करना बहुत दिक्कत है। तो उसके लिए हमने जो है एक नया मेथड निकाला है। उसमें क्या होता है कि एक लिमिटिंग रिसोर्स होता है, कोई चीज़ होती होगी जिस जो लिमिट करती है आपके प्रोडक्शन को बढ़ाने से। और वो जो लिमिट करती है, जो जो आपका रिसोर्स है जो उसे लिमिट करता है, उसको बिना किसी मेजर इन्वेस्टमेंट के आप बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो बार्बर शॉप के अंदर अगर आप बोलें कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ योर शॉप, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ चेयर्स। अब अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में इस तरीके से काउंटिंग की जाती है, हाँ जी, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ योर हॉस्पिटल? 100 बेड्स। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ योर होटल? तो वो अपने रूम्स में बताता है। वो लिमिटिंग रिसोर्स है, उसके रूम्स जो है उसके लिमिटिंग रिसोर्स है। विदाउट इन्वेस्टमेंट ही कैनॉट इंक्रीज द रूम्स। सो दैट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर। तो सर्विस इंडस्ट्री में
और ऐसी जगह जहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो वहाँ पर लिमिटिंग कैपेबिलिटी जो आपको देता है, जो लिमिटिंग रिसोर्स आपको लिमिटिंग कैपेबिलिटी देता है, हम उसके हिसाब से जो है हम कैलकुलेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कैपेसिटी का। बैंक में है मैन डेज पर ईयर, वर्कशॉप में है लेबर आवर पर डे। अब जो सर्विस इंडस्ट्री है उसका स्पेशल केस होता है। सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आउटपुट जो होता है कभी सिंगल भी होता है, कभी मल्टीपल भी होता है। ये जो आउटपुट जो होता है इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसकी इन्वेंट्री नहीं रखी जा सकती, इसलिए जो है उसको ऑन ऑर्डर ही प्रोड्यूस करना होता है। अगर आप इसे सर्व नहीं करते हैं किसी कस्टमर को तो कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। इसलिए नॉर्मली सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो कैपेसिटी है वो पीक डिमांड से ज़्यादा रखी जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस चलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अगर आपको कनाट प्लेस से अगर आपको होश खास जाना है तो वहाँ के लिए आपकी बस चलती है, तो दिन में भी चलती है, रात में भी चलती है। दिन के अंदर तो एकदम भरी हुई चलती है, रात में एकदम खाली चलती है। तो अंडर यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी का रात को, ओवर कैपेसिटी उन्होंने बना रखी है। क्यों? क्योंकि वो उनको पीक डिमांड को सेटिस्फाई करना। रिजल्ट क्या होता है सर्विस इंडस्ट्री में इस चीज़ का? लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, प्रोडक्टिविटी लो होती है, लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन आपको कैपेसिटी सर्विस इंडस्ट्री में नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, ज़रूरत से ज़्यादा रखनी पड़ती है। टेम्परेरी कैपेसिटी प्रॉब्लम अगर आपकी है तो आपका जो लिमिटिंग रिसोर्स है उसका इंटेंसिव यूज़ करके आप जो है कैपेसिटी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर नंबर ऑफ़ बेड्स हैं जो कि आपका लिमिटिंग रिसोर्स है, तो ओवर टाइम कीजिए, शिफ्ट ड्यूटी करिए, वर्क ऑन हॉलीडे करिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करिए। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हम लोग बगल वाले हॉस्पिटल का बेड भी यूज़ कर सकते हैं। बगल में कोई होटल है तो ज़रूरत पड़ने पर उसके भी हम लोग रूम्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल के केस के अंदर हम लोग और किस तरीके से कर सकते हैं इंटेंसिव यूज़। अगर आपके स्टाफ की अगर कमी है तो हम ओवर टाइम कर सकते हैं, शिफ्ट ड्यूटी करवा सकते हैं। अगर आपका हॉस्पिटल जो है संडे को बंद रहता है तो आप संडे को भी वर्किंग कर सकते हैं, ओपीडी वगैरह। तो आपका जो जो आपका लिमिटिंग रिसोर्स है उसका इंटेंसिव यूज़ करने से, किसी भी तरीके से आप उसका इंटेंसिव यूज़ कीजिए तो आपकी कैपेसिटी की प्रॉब्लम आप टेम्पररी तौर पर उसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस फॉर कैपेसिटी प्लानिंग। आप कैपेसिटी प्लानिंग के लिए यहाँ पर आपकी बुक में 8 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो आप कंपनी की सिचुएशन असेस करेंगे, एनवायरनमेंट असेस करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर डिमांड को। फ्यूचर डिमांड जो है सिंगल प्रोडक्ट में प्रिडिक्ट करना काफ़ी आसान हो सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे आपको आपकी कंपनी की सिचुएशन भी एनालाइज करनी होती है कि आपकी कंपनी की जो है मार्केट शेयर कितना है, आपका कॉम्पिटिटर्स के साथ आपकी क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आपका प्रोडक्ट जो है उसकी लाइफ साइकिल कौन से स्टेज में है वो भी देखना होता है। और भी चीज़ें देखनी होती है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, ट्रेंड किधर की साइड जा रहा है। तो इन सब को देखते हुए आप एक सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, आप फ्यूचर की डिमांड प्रेडिक्ट करते हैं और फिर हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमारी खुद की कैपेसिटी कितनी। पता चला आपके पास कैपेसिटी तो है लेकिन आप उसको इनएफिशिएंट वेज में यूज़ कर रहे हैं, तो कोई एडिशन कैपेसिटी एडिशन करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी आप उसको इनएफिशिएंट वे में यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। इसलिए आपको खुद की कैपेसिटी जो अवेलेबल कैपेसिटी है उसे भी डिटरमाइन करना होता। और फिर जो आपकी जो प्रिडिक्शन है उसको आप कैपेसिटी रिक्वायरमेंट में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि आपने कैलकुलेट किया कि मेरी डिमांड जो है वो 110 कार्स पर ईयर जो है वो बढ़ जाएगी आज से 3 साल बाद। तो उस डिमांड को जो है वो आप अपनी कैपेसिटी में ट्रांसलेट करेंगे। उसकी कैपेसिटी में ट्रांसलेट होकर के वो कुछ इस तरीके से आएगा, 500 टन स्टील पर ईयर एक्स्ट्रा चाहिए, 6000 बोल्ट एक्स्ट्रा चाहिए, 110 इंजन जो है हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर ट्रांसलेट होकर के आपकी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स में चली जाती हैं। फिर आप अल्टरनेट कैपेसिटी प्लान्स भी बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए। अल्टरनेट कैपेसिटी प्लान्स हो सकते हैं, टेम्परेरी हो सकते हैं, ओवर टाइम कर सकते हैं, हॉलीडेज़ को यूज़ कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। हम जितने भी आपके अल्टरनेट कैपेसिटी प्लान्स हैं उनका इकोनॉमिक एनालिसिस करके देखते हैं, हम कैलकुलेट करके देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ब्रेक इवन कितना आएगा। उसके बाद जो सबसे बढ़िया सुटेबल होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं।
जो भी हमने अल्टरनेट प्लान जो हमने बनाया कैपेसिटी एडिशन का, उसका स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस और उसके रिस्क भी देखते हैं। इन सब को देखते हुए हम हमारा जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है वो हम डिसाइड करते हैं और अपने कैपेसिटी प्लानिंग इंप्लीमेंट करते हैं। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, फोरकास्ट जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। मैच्योर फेज़ के अंदर डिमांड जो है वो स्टेबल होती है, जबकि ग्रोथ फेज़ के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है ये चीज़। मल्टीपल आउटपुट्स हैविंग डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, कभी कभी आप दो तीन प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे जिसके अंदर जो होता है कि एक की लाइफ साइकिल जो है वो मैच्योर फेज़ में है, दूसरे के डिक्लाइन में है, तीसरे की ग्रोथ फेज़ में है। तो ऐसे के अंदर हमें डिमांड फोरकास्ट करना ज़रूर मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो है वो दूसरे को ऑफसेट कर देती है और नेट रिज़ल्ट जो होता है वो अच्छा होता। यानी कि आप जैसे कि मान लीजिए आपने यूनिट डिसाइड करी कि चंदन वाली साबुन है और दूसरी मेरी जो है वो हेल्थ सॉप है डिटॉल वाली, और तीसरी जो है मैंने कोई ब्यूटी सॉप बना रखी है। तीनों सॉप की डिमांड मैं अब अगले 3 साल तक प्रेडिक्ट करता हूँ, तो एक की कम हो सकती है, एक की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन नेट अगर एग्रीगेट लेवल पर अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल डिमांड जो है वो उसी रेंज में होगी। और अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम जो है कंटिन्यूस नहीं है, फ्लेक्सिबल है, तो आप इसको जो है लास्ट मोमेंट पर जो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन होता है, मेजर चीज़ें तो सेम ही होंगी। साबुन के अंदर वही सोडा डलेगा, वही ग्लिसरीन डलेगी, वही सब कुछ डलेगा। लास्ट के अंदर जो पैकिंग है और जो एसेंस है वो दो तीन चीज़ें जो लास्ट में जो चेंज होंगी उसको आप टेक केयर कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन अगर आपका है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम अगर आपका है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मल्टीपल आउटपुट जो है अगर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में है तो आप उसको जो है टेक केयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है आउटपुट का तो ये पॉसिबल नहीं। आपको कंटिन्यूस में क्या होता है कि अगर जरा सी भी अगर कोई चेंज आपको करना है तो फिर पूरा ही आपको जो पूरी जो चेन है उसे चेंज करना पड़ता है। फोरकास्ट करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं? फोरकास्ट करने का पहला मेथड है इकोनोमेट्रिक। इकोनोमेट्रिक में क्या होता है कि हिस्टोरिक डाटा होता है, हिस्टोरिक डाटा के ऊपर हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस करके जो है हम लोग पता करते हैं कि क्या फ्यूचर डिमांड होगी। दूसरा मेथड है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड के अंदर कोई डाटा नहीं होता है। डेल्फी मेथड में हम कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, बिठाते हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। एक कोऑर्डिनेटर होता, तो 5-6 एक्सपर्ट्स को बिठाया, उनसे बात करी, हमने पूरा चीज़ पे डिस्कशन किया। डिस्कस करके हमने हर एक एक्सपर्ट से हमने जो है उसकी राय मांगी कि हाँ जी बताइए आप कितनी डिमांड हो सकती है। फिर वो सब अपनी अपनी राय लिख करके कोऑर्डिनेटर को देंगे। फिर कोऑर्डिनेटर उसे एनालाइज करेगा, एनालाइज करके फिर वो जितने भी एक्सपर्ट आए थे उन सबको फीडबैक देगा। उन सबको फीडबैक दे करके उन सबको फिर वापस से बुलाएगा, फिर डिस्कस करवाएगा, फिर वो लोग अपनी डिमांड बताएंगे। फिर उनको एक वो एक्सपर्ट जो कोऑर्डिनेटर है वो लिख करके फिर सबको फीडबैक देगा। जब तक ये आपस में जो 5-6 एक्सपर्ट आप बुला रहे हैं इन सबकी राय जो है लगभग बराबर सी नहीं आ जाती, तब तक आप जो है ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं। दिस इज़ अ डेल्फी मेथड, जिसके अंदर डाटा नहीं होता है, या आप एक्सपर्ट एनालिसिस से ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नया मोबाइल निकाला 500 रुपये का, 500 रुपये का मोबाइल निकाला, तो सबसे पहले आप जो है सबको एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, एक्सपर्ट्स को बुला करके बिठाएंगे। एक एक बोलेगा 1 लाख बिकेगा, दूसरा बोलेगा 10 लाख बिकेगा, तीसरा बोलेगा 50,000 ही बिकेगा। फिर इन सबका फीडबैक लेंगे, क्यों 1 लाख बिकेगा वो बताएगा, क्यों 10 लाख बिकेगा वो अपना रीज़न बताएगा, तीसरा आदमी जो बोल रहा है 50,000 बिकेगा वो अपना रीज़न बताएगा। इन सबके फीडबैक वापस से सारे एक्सपर्ट्स को दिए जाएंगे। फिर उनको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड राउंड में जिसने 10 लाख बोला था वो जो है हो सकता है जो नंबर 3 का जो एक्सपर्ट था जिसने 50,000 बोला था उसकी बात से थोड़ा सा बहुत सहमत हो और अपना 10,000 जो 10 लाख का जो फिगर है उसको डाउन करके वो 4 लाख पर ले आए या 5 लाख पर ले आए, और जो 50,000 वाला है वो उसकी बात से सहमत हो थोड़ा बहुत और वो शायद अपना 50,000 का फिगर बढ़ा करके 1 लाख ले आए। इस तरीके से राउंड चलते रहते हैं डेल्फी मेथड के अंदर। एक्सपर्ट्स के साथ एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती है एंड फाइनली वी अराइव एट सम फिगर्स। तीसरा है आपका मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे आप सबको मालूम है, एक फॉर्म लेकर के जाते हैं हम मार्केट में, कस्टमर का बिहेवियर वगैरह नोटिस करते हैं, हम भरते हैं फॉर्म, डायरेक्ट हम लोग इंटरव्यू भी लेते हैं कभी कभी कस्टमर का। दिस इज़ अ मार्केट सर्वे। फिर हिस्टोरिक एनालॉजी भी करी जा सकती है और लाइफ साइकिल एनालिसिस भी किया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट टीवी जब आया था तब उसकी डिमांड किस तरीके से बढ़ी थी, कितने लंबा उसका लाइफ साइकिल रहा था। उसी चीज़ से जो कलर टीवी की डिमांड भी हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये हिस्टोरिक एनालॉजी और लाइफ साइकिल एनालिसिस है। न्यू प्रोडक्ट एंड प्रिडिक्शन ऑफ डिमांड। अगर नया प्रोडक्ट है तो उसकी डिमांड हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? मैं पहले बता चुका हूँ, एक तो डेल्फी मेथड है जिसके थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक प्रिडिक्शन करेंगे, एक पेसिमिस्टिक प्रिडिक्शन करेंगे डिमांड का। जो एक्सपेक्टेड प्रिडिक्टेड डिमांड है
उसके ऊपर एक ऑप्टिमिस्टिक वाला होगा कि नहीं भैया, नहीं इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एक पेसिमिस्टिक वाला होगा, वो थोड़ा सा डरपोक किस्म का होगा, बोलेगा नहीं इससे कम हो सकता है। तो दोनों की डिमांड लेंगे, दोनों का हम लोग वर्कआउट करेंगे, उसके हिसाब से हम कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटी से हम लोग कैपेसिटी गैप्स कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटी गैप्स जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप पहले कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के बाद जब हम उसको अंदर ट्रांसलेट करेंगे हर एक मशीन के लिए या हर एक चीज़ के लिए, तो पता चलेगा कि नहीं 500 टन स्टील एक्स्ट्रा चाहिए। एक बोलता है, एक ऑप्टिमिस्टिक वाला बोलता है 500 टन चाहिए, पेसिमिस्टिक वाला बोलता है कि नहीं 300 टन चाहिए। तो 300 और 500 टन के का जो है, जो फेयर है, तो हम 500 टन लेंगे या 300 टन लेंगे, वो हम देखते हैं हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम लोग पहले जो है कैपेसिटी गैप जो है हर एक में हम लोग डिसाइड करेंगे। फिर हम लोग जो है किस तरीके से इंक्रीमेंट करेंगे कैपेसिटी का। एक तरीका तो यह है कैपेसिटी इंक्रीमेंट करने का कि जब हमारी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट जो है, जो कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी जो डिमांड जो है हमारी अवेलेबल कैपेसिटी से क्रॉस कर जाए, उसके बाद हम कैपेसिटी एडिशन करेंगे। और दूसरा मेथड है कि हम लोग डिमांड बढ़ ही रही है उसी से पहले ही कर लेंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपकी डिमांड जो है ऑलरेडी जो है वो कोई चीज़ है उसकी 100 टन हो चुकी है, पहले वो 80 टन थी, अब वो 100 टन हो चुकी है, और आप 20 टन जो है ओवर टाइम वगैरह इन सब चीज़ों से आप प्रोड्यूस कर रहे थे, अपने टेम्पररी कैपेसिटी प्लानिंग करके आप उसको अरेंज कर रहे थे 20 टन। अब क्योंकि आपका 20 टन ऑलरेडी हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है, तो आप कैपेसिटी एडिशन कर लेंगे 20 टन का। दूसरा मेथड है कि अभी आपका जो है 80 टन ही चल रहा है और आपकी डिमांड जो है, कैपेसिटी जो है आपका 80 टन है और आपकी डिमांड जो है अभी 60 है, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि 100 तक चली जाएगी, तो आप पहले से ही एडिशन कर लें। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि यूनिट कॉस्ट जो होती है वो जब आपकी नॉर्मल कैपेसिटी के आसपास पहुंचता है तो वो सबसे मिनिमम होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है किसी भी चीज़ को बनाने की, वो आपके जो नॉर्मल कैपेसिटी के बराबर जब आप पहुंचते हैं तो सबसे कम होती है। और जैसे ही आप नॉर्मल कैपेसिटी को क्रॉस कर जाएंगे तो किसी भी चीज़ को बनाने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा है कि आपका प्रोडक्ट अगर ऐसा है कि आप लॉस्ट सेल, जो आपकी जो लॉस्ट सेल है उसको आप सहन कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर कैन वेट, तो फिर आप जो है कैपेसिटी एडिशन लेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिस पर कस्टमर वेट नहीं करेगा, जिसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कम है, तो उसके लिए आपको कैपेसिटी एडिशन एडवांस में ही करनी पड़ेगी। जैसे कि साबुन है, तेल है, इन चीज़ों में कस्टमर का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत कम होता है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व भी बहुत कम होता है। लेकिन कोई दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि हाउस बनाना है, तो बिल्डर जो है, बिल्डर के पास कुछ कैपेसिटी है, मशीन्स है, मशीन्स के अलावा उसके पास लेबर है, तो वो जो है कस्टमर जो है आपका, अगर आप बहुत अच्छे बिल्डर हैं तो वो वेट कर सकता है कि नहीं मेरा तो बिल्डर यही बनाएगा, आई विल वेट। इन सच सिचुएशंस यू कैन ऐड योर कैपेसिटी लेटर ऑन, जब आपका ओवर टाइम वगैरह, हॉलीडे वर्किंग, शिफ्ट वर्क सब कर कुरा करके आप देख लें और आपको लगे नहीं अब नहीं हो सकता है, तो अब आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ये एक और चीज़ पॉइंट याद रखिएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपकी यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब अल्टरनेट कैपेसिटी प्लान्स जो होते हैं, काफ़ी सारे प्लान हो सकते हैं आपका, पहले ऐड करूं डिमांड से, डिमांड को कैपेसिटी क्रॉस करने से, या बाद में ऐड करूं। और भी कई अल्टरनेट प्लान हो सकते हैं कि मैं लखनऊ के अंदर अपनी यूनिट लगाऊं, कि नागपुर में लगाऊं, कि मुंबई में लगाऊं। और भी कई अल्टरनेट प्लान्स हो सकते हैं, मैं कितनी कैपेसिटी का लगाऊं, मैं इतनी कैपेसिटी का लगाऊं, या 100 का लगाऊं या 200 का लगाऊं। तो जितने भी आपके अल्टरनेटिव्स हैं उनका हम इवोल्यूशन करते हैं। इवोल्यूशन करके हम लोग जिसके अंदर हमको सबसे बढ़िया हमको फ़ायदा होता है, हम उसी को चूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी इवोल्यूशन वर्ड मैनेजमेंट में आए, आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक तरफ तो आपके लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स होते हैं और दूसरी तरफ क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर उसका जजमेंट करना। मान लीजिए आपके अल्टरनेटिव्स हैं कि मैं फैक्ट्री कहाँ लगाऊँ, नागपुर लगाऊँ, लखनऊ लगाऊँ या मुंबई लगाऊँ। तो आपके क्राइटेरियाज़ क्या हो सकते हैं? क्राइटेरियाज़ आपके हो सकते हैं कि कितना कैश फ्लो रहेगा पर ईयर, कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, ये आपके क्राइटेरियाज़ हो सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स और क्राइटेरियाज़, इन दोनों के बेसिस पर हम इवोल्यूशन करते हैं। कहीं पर भी इवोल्यूशन वर्ड अगर आपका मैनेजमेंट में आएगा तो एक तरफ अल्टरनेटिव्स होंगे, दूसरी तरफ क्राइटेरिया होंगे। तो हमारी कैपेसिटी प्लानिंग में क्राइटेरिया क्या हो सकता है? क्राइटेरिया हो सकता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कैश की स्पेलिंग गलत है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट।
फोरकास्ट की एक्यूरेसी क्या है। अगर आपका मैच्योर प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, उस हिसाब से उसकी एक्यूरेसी होगी, और जैसी एक्यूरेसी होगी उसके हिसाब से आपका रिस्क होगा, और उसी के हिसाब से आपका स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कहीं पर, कि लखनऊ के अंदर आपका ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटर है, नागपुर में नहीं है, तो लखनऊ में लगाऊं कि नागपुर में लगाऊं। लखनऊ में लगाऊंगा तो उसके साथ मेरे को मुकाबला करना पड़ेगा, नागपुर में लगाऊंगा तो मैं नागपुर का टेरिटरी कैप्चर कर लूँगा। तो स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इन सबको देखते हुए हम लोग जो है इवोल्यूशन करते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर मैच्योर आउटपुट विद स्टेबल ग्रोथ डिमांड। जब स्टेबल ग्रोथ डिमांड है तो आपके पास लो अनसर्टेनिटी है। जो लॉस्ट सेल है उसका रिस्क आपके लिए हाई हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि मैच्योर प्रोडक्ट है, मैच्योर प्रोडक्ट है इसका मतलब उसके सब्स्टिट्यूट्स भी मार्केट में अवेलेबल होंगे। जैसे सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन इज़ ए मैच्योर प्रोडक्ट, तो अगर ऊषा का अवेलेबल नहीं मिलेगा तो मैं खेतान का खरीद लूँगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ता। तो इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर आउटपुट विद हाईली अनसर्टन डिमांड ग्रोथ। जब हाईली अनसर्टन डिमांड ग्रोथ है तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं नॉर्मली जो आपके मैच्योर फेज़ में तो होते नहीं हैं, ग्रोथ फेज़ में होते हैं, तो इसके अंदर लॉस्ट सेल को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपका आईफोन हो और आपका आईफोन का कोई सब्सटीट्यूट ना हो, कस्टमर वेट कर सकता है, आईफोन 2 महीने बाद आएगा तो 2 महीने बाद भी ले लूँगा, क्या दिक्कत है। क्राइटेरिया वही रहेगा आपका एनालिसिस का, इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, कैश फ्लो देखेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे अनसर्टनिटीज़ ज़्यादा है, रिस्क इन्वॉल्व है, तो हम प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करेंगे। हर अनसर्टनिटी के साथ हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। डिफरेंट सिनेरियोज हम लोग क्रिएट करेंगे। डिफरेंट सिनेरियो यानी कि कम प्रोडक्शन का सिनेरियो, कम डिमांड का सिनेरियो, मीडियम डिमांड का सिनेरियो या हाई डिमांड का सिनेरियो। हर एक सिनेरियो के हिसाब से आपके अल्टरनेटिव्स भी डिफरेंट चूज हो सकते हैं। अब रिस्क एनालिसिस ऑफ कैपेसिटी एडिशन। रिस्क जो है वो तो एक्यूरेसी जो है डाउटफुल है, इसलिए रिस्क तो हमेशा वहाँ पर है। तो हम प्लान किस चीज़ के लिए करें, हम ओवर कैपेसिटी के लिए भी प्लान कर सकते हैं, या फिर हम लोग कंजर्वेटिव बेसिस पर ओवर कैपेसिटी नहीं करते हैं, हम लोअर एंड पर भी हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए कोई सिनेरियो बनता है जिसके अंदर कोई बोलता है कि नहीं, मीडियम एक जो लो डिमांड सिनेरियो में ऐसा होगा और हाई डिमांड सिनेरियो में ऐसा होगा, तो अब आप कैपेसिटी क्या लेंगे, लोअर एंड वाली लेंगे कि हायर एंड वाली लेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं। अगर आपकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है कैपेसिटी बनाने के अंदर अगर वो रिलेटिवली लो है तो आप ओवर कैपेसिटी कर सकते हैं। अगर जो है इकोनॉमिक प्रोसेस ऐसा है कि एक बैच में, एक पर्टिकुलर साइज़ ऑफ बैच में बनाएं तो उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी, तो भी आप जो है आपका कैपेसिटी एडिशन कर सकते हैं। अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत मुश्किल है तो आप ओवर कैपेसिटी कर सकते हैं। अगर लीड टाइम जो है नई कैपेसिटी एडिशन का वो बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए कोई पावर प्लांट है, पावर प्लांट या हाइड्रल पावर प्लांट है, एक कैपेसिटी एडिशन करना हाइड्रल पावर प्लांट में या थर्मल पावर प्लांट में कई साल लग जाते हैं। तो ऐसे के अंदर आप ओवर कैपेसिटी करना ही अच्छा समझेंगे। और कॉस्ट सेल्स आर परसीव्ड बाय द ट्रेड वेरी नेगेटिवली। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कॉस्ट सेल नहीं है, ये लॉस्ट सेल होगी। जो आपकी लॉस्ट सेल है, जो आपकी जो सेल छूट जाती है, वो उसका अगर आपके मार्केट शेयर पर अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो आप ओवर कैपेसिटी करना पसंद करेंगे। तो ओवर कैपेसिटी ऐसे कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें लॉस्ट सेल जो है वो नेगेटिव हो सकती है, जिसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए वेट ना करे। और जहाँ पर हम कम कैपेसिटी करके भी काम चला सकते हैं वहाँ पर यह है कि आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर पाएँ, कस्टमर जो हैं वो वेट कर सके, आपकी वहाँ पे लॉस सेल की कोई ज़्यादा नुकसान ना हो उसकी वजह से। इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको ये मेरी यूनिट अच्छी लगी हो तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।